क्या हो गया? कुछ डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के बारे में? जी हाँ, हाँ वही कुछ डिस्कस किया था या नहीं किया था ये बताओ। तो इक्विलिब्रियम में क्या कुछ बताया था? आपको नहीं मिले? ये तो खत्म हो गया। आज सभी आए हुए हैं। एक्स्ट्रा नहीं, हाँ ये मैं जानबूझ के लेके आया। Change in concentration of reactant is equal to decrease in concentration of product. ठीक है बेटा, ध्यान दो। इक्विलिब्रियम है क्या हमारे पास, पहले फिर से एक बार थोड़ा समझते हैं। इम्पोर्टेंट यूनिट है भाई, और दो तरह का यहाँ पर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम। एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल का मतलब है कि जो रिएक्शंस होंगी हमारे पास उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे पास आयनिक का मतलब जब आयंस का ब्रेकडाउन होता है तब कैसे किस तरह की कंडीशन आती है उसके बारे में हम बात करेंगे भाई। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कि दो चीज़ें होती हैं। ये जो हमारे पास एरो होता है, यहाँ पर इससे लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट लिखते हैं। क्या होता है? रिएक्टेंट। और यहाँ पर होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए टाइम के साथ मैंने एक चीज़ बताई थी कि टाइम के साथ ही बेटा ये चीज़ें कम होती है और ये ज़्यादा हो जाती है। ऐसा ही होता ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना। कौन सा? नहीं, चलो और बताते हैं। जैसे जब खाना बनाते हो तो आटा लगा दिया, आटा लगाने के बाद जो आटे की अमाउंट होती है वो तो धीरे धीरे कम हो जाती है और रोटी की अमाउंट बढ़ जाती है। तो वो चीज़ क्या वापस ऐसा हो सकता है कि रोटी से वापस आटा बन जाए? नहीं हो ना, तब भी नहीं होगा भाई। सर एक क्वेश्चन था यही बना, बताइए। पानी बताएंगे उसके पीछे रीजन। अब यहाँ से क्या हुआ कि वहाँ पर एक रिएक्टेंट से सीधा हमारे पास बेटा प्रोडक्ट बन गया। तो इस जो कंडीशन आई ना अब हमारे पास, वो कहलाएगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। और उनमें जो एरो का निशान होगा ना वो पीछे इस तरह से होगा। और अगर आपको एरो का निशान ऐसा मिल जाए कि रिएक्टेंट, और ये एरो का निशान मिल जाए आपको इस तरह से, और यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आप रिवर्सिबल भी बोलते हो, और यहाँ पर इक्वेशन आती है इक्विलिब्रियम की। मीन्स यहां से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इक्वल बोला है बेटा मैंने, क्या बोला है? इक्वल, बराबर हो जाए। रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से वापस उतना ही रिएक्टेंट अगर बन जाता है तो वो जो कंडीशन आएगी वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझे भाई? ठीक है, अब अपने पास अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती है। तो कौन कौन सी है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब बेटा मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, वैसे तो ये दोनों तरह की रिएक्शंस बताई। एक में मैंने इस तरह का एरो लगाया और एक में हमने इस तरह के एरो को यूज किया, है ना। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था ना ऐसे ऐसे कि एरो का मैं बोल रहा था बहुत इसकी इंपॉर्टेंस रहती है आपकी केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर ये एरो अपने पास अगर दिखाई दे आपको रिएक्शन के दौरान, तो इसका मतलब क्या है? इरिवर्सिबल। क्या है? इरिवर्सिबल। और अगर ये दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन सी रिएक्शन को? इरिवर्सिबल। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली है इरिवर्सिबल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी कि यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट से क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, बट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन होती है जो कंप्लीटली जिनका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं आप? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हो। समझ गए? तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, किसकी? कंसंट्रेशन किसमें? रिएक्टेंट की। कंप्लीटली चेंज इनटू दी
प्रोडक्ट किस में हो जाए, कंप्लीटली प्रोडक्ट में अगर चेंज हो जाती है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो कुछ सारी एग्जांपल अपने पास, जैसे कि पहला दे रखा है BaCl2। अगर आप BaCl2 को किसके साथ मिला देते हो बेटा, Na2SO4, BaCl2 क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड। क्या, बेरियम क्लोराइड। उसके अंदर आपने बना दिया किसको, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को मिला दिया। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास, जो कि मिलेगा किस तरह का, BaSO4 बेरियम सल्फेट, जिसके बेटा प्रेसिपिटेट मिलेंगे PPT। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट है क्या, लेट्स, अब देखिए, नहीं जरूरी नहीं कि बेटा वाइट, यहाँ पर तो चलो हम मान लेते हैं कि वो रिएक्शन के दौरान होगा जो भी होगा, बट कई बार ऐसा होता हमारे पास कि वो प्रेसिपिटेट अलग अलग तरह के ही बन सकते हैं। तो हमेशा ये माइंड में मत रखना कि वाइट कलर का ही हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे, बट कुछ कुछ मैं बता देता हूँ प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं। जैसे कि आप ने दूध ले लिया, दूध के अंदर नींबू डाल दिया, नींबू डालने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो फट जाता है। अब आपको देखोगे थोड़ा थोड़ा उसमें पानी अलग हो जाता है और वो अलग अलग से आ जाते हैं ना, आपको दिखाई देता है। वो जो कंडीशंस आती है वो प्रेसिपिटेट जैसी होती है। इसी प्रकार से जैसे आप थोड़ा डस्ट वाला हो जाए आपके पास, बस एक सपोज करने की बात है कि जिसमें मिट्टी हो, किसी में सैंड पार्टिकल हो, तो आपको बीच बीच में दिखाई देते हैं कि पानी के बीच में वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते दिखाई देते हैं, तो वे किस तरह के, प्रेसिपिटेट की तरह ही है। और वो चौक पाउडर ले लीजिए आप, चौक पाउडर में क्या होगा, आपने पानी के अंदर मिला दिया, एक बार तो वो उसमें मिल जाएगा, दिखेगा आपको, पर थोड़े टाइम के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो वो क्या है, वो प्रेसिपिटेट। ये नहीं कि वो बना है प्रेसिपिटेट, मैं कह रहा हूँ कि दिखाई कैसे देते हैं। समझ में आई बात। तो हमने कहा कि BaCl2 और Na2SO4 को आपने मिला दिया तो BaSO4 प्लस में NaCl, ठीक है, तो 2NaCl अपने पास मिलेगा, तो इस चीज़ के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अब ये नहीं कि आप वापस प्रेसिपिटेट और इसको मिला दोगे तो ये चीज़ बना लोगे, नहीं। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ तो बन सकती है, बट इन दोनों को मिलाने से ये नहीं बन सकता। तो ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल है। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार से हमारे पास एक और है NH4NO2, ठीक है, NH4NO2। इसने आपको, अगर इसको आप हीट कर देते हो, क्या कर देते हो बेटा, हीट कर देते हो, तो हीट करने के बाद आपके पास एक तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करोगे तो इसके सामने 2H2O आ जाएगा। अब ये नहीं कि बेटा आप नाइट्रोजन को और वाटर को मिला दोगे तो ये चीज़ बना लोगे। समझ में आ रही बात है? तो ये चीज़ कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा भाई। तो अब आपके माइंड में आएगा सर ये तो बात हम ठीक है कि आप बता रहे थे इस तरह से, तो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो कहाँ पर आएगा फिर, वो हमारा कहाँ पर आएगा, रिवर्सिबल की कंडीशन में बात करेंगे, ठीक है। समझे नहीं समझे भाई? हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी और भी रिएक्शन हमारे पास, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और भी होती हैं, तो उसके अंदर आप ले सकते हो कि हमारे कौन सा एग्जाम्पल लिया है, AgNO3, ठीक है, AgNO3 सोडियम सिल्वर नाइट्रेट। उसके अंदर अगर आप नमक मिला देते हो, नमक NaCl, तो क्या चीज़ बनती है बेटा हमारे पास, AgCl के फिर से वही चीज़ है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, AgCl। Ag का मतलब है सिल्वर, Cl का मतलब क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड के हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं। साइड में प्रोडक्ट कौन सा बन गया हमारे पास, NaNO3 बन जाता है। समझ में आई बेटा बात? तो ये कौन सी रिएक्शंस देख रहे हो आप, सारी की सारी जो प्रेसिपिटेट वाली है वो, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनके बारे में बात करते हो, कर लोगे। कुछ एक और भी होती है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो भी इरिवर्सिबल होती हैं, तो आप उनका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आपने एसिड में बेस मिला दिया, ठीक है, वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोला इरिवर्सिबल रिएक्शन में, न्यूट्रल कर दिया। एसिड एसिडिटी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बेस वाले कैरेक्टर शो करता है, दोनों को मिला दिया तो क्या बनेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो उनमें से एक रिएक्शन हमारे पास H2SO4 प्लस क्या है NaOH। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिला दोगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एसिड है, ये क्या है, बेस है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो क्या हमारे पास क्या बना, Na2SO4 प्लस
वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन। बट ये भी कैसी रिएक्शन हमारे पास है? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी। क्या बेटा ये बात समझ में आई? हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जिसमें इस तरह के एरो का आप यूज करोगे तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एक बार रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। इसका मतलब देखिए, अभी हमने इक्विलिब्रियम की बात की, रिवर्सिबल की बात की, मीन्स हमारे पास क्या होगा? एक तो ये दोनों के दोनों डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें डेफिनेशन में आप देखिए, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बोथ डायरेक्शन। ये बात तो हमारे पास होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा अंडर द सिमिलर कंडीशन। किसमें? सिमिलर कंडीशन। ये नहीं कि आप उसका टेम्परेचर को चेंज करते रहोगे, उसके पीएच को चेंज करते रहोगे, ये आपको नहीं करना है। तो जो कंडीशंस है वही रखनी है आपको, एक जैसी। समझ गए बेटा? हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट जो होगा उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? प्रोडक्ट के बराबर मिलेगी। ठीक है, हो जाएगा। कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है आयरन के अंदर आपके पास Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। अब कहोगे सर हमने तो लोहा ले लिया और उसके अंदर वाटर मिला दिया, अब ये तो मिक्स ही नहीं होगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे बेटा, हमारे पास क्या होता है? आयंस की बात करते हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये कंडीशन हो सकती है, समझ में आ रही बातें? या फिर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में हो सकता है? ये पाउडर फॉर्म में हो सकता है। तो उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि आपने आयरन नेल्स ली, कोई भी कील ले ली और वो पानी में डाल दी, सर ये तो डिजोल्व ही नहीं हुई। डिजोल्व नहीं हुई तो इसका मतलब रिएक्शन भी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ से हमारे पास कौन सी कंडीशन मिली बेटा? जब अगर आप इसको देखोगे तो Fe3O4। ठीक है, तो ये रिएक्शन दे रहा हमारे पास रिवर्सिबल Fe3O4 प्लस H2 गैस यहाँ से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। समझ रहे हो? तो H2 आपके पास है। अब आप ये कहोगे सर अगर आप इसको क्लोज कंटेनर में ले लो, किसमें? आपको ये भी चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। तो इन दोनों को मिला देते तो आपके पास ये कंडीशन भी आ जाती है। समझ रहे हो या नहीं भाई? इसी प्रकार से हमारे पास और भी कंडीशन होती है, जैसे कि CaCO3 है, इसने आपने इसको गर्म करते ही क्या होता है कि CaO, क्विकलाइम बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम बोलते हैं। साथ की साथ अपने पास क्या कंडीशन आती है? CaO तो हमारे पास हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर CaO के अंदर से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा लो तब भी क्या बन जाएगा? CaCO3। कहने का मतलब क्या है? अगर यहाँ से ये चीज़ बन जा रही है तो अगर आपके पास किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर CaO है, मान लीजिए हमने कोई टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या ले लिया? CaO। तो अगर आप अब इसके अंदर से कोई पाइप लगा के जैसे तैसे करके इसके अंदर से आप क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देते हो, तो आपके पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार होगा ना बेटा, ये कौन सा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपके पास? CaCO3। नहीं समझे? आ रहा है कुछ कुछ समझ में? हाँ भाई, हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास मिलती है। तो बहुत सारी रिएक्शन और भी है, जैसे कि आप एसिटिक एसिड के अंदर इथेनॉल मिला दो। ठीक है, क्या मिला दो भाई? इथेनॉल मिला दो, तो आपके पास क्या मिलेगा? RCOOR। क्या होता है? एस्टर होता है बेटा। क्या होता है? एस्टर होता है। समझ में आई बात? तो एस्टर प्लस में वाटर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? और अगर आप एस्टर को और वाटर को वापस मिला दो तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी? एसिटिक एसिड और इथेनॉल वापस से मिल जाएंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कर लोगे? तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपकी बुक में और भी दे रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हो भाई। तो कुछ समझ क्या? इक्विलिब्रियम यही हो गया ना बेटा, यहाँ से जो चीज इसमें बन रही है तो वापस वो भी इसमें भी तो आ रही है, ये इक्विलिब्रियम ही है। एक और बड़ी फेमस रिएक्शन ये जो हमारे पास है N2 प्लस H2 की बेटा, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है N2 प्लस H2। ठीक है, जब आप नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाते हो तो बेटा अपने पास मिलता है अमोनिया। क्या मिलता है? अमोनिया, NH3 मिलता है। रिएक्शन का नाम है हेबर प्रोसेस। क्या नाम है? हेबर प्रोसेस होता है, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, हो जाएगा?
तो ये हमारे पास बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, तो आप इसका ध्यान दोगे कि हमारे पास ये कंडीशन होती है। बैलेंस इसको कर लेना, बैलेंस करने में अपने पास क्या है, N2 और 3H2 और यहाँ से 2NH3 मिलता है। तो अगर आप नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिला देते हो तो अपने पास अमोनिया मिलता है, और अगर अमोनिया से वापस आप क्या चीज़ बना सकते हो, N2 और H2 गैस सेपरेट हो सकती है। हो जाएगा, बताओ कोई डाउट हो तो ये तो बात रही कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आप डिफरेंस बताइए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में, बता दोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा अपने पास रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास है स्टेट की केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या आखिरकार, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन है क्या। अब हमारे पास देखिए डेफिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन ही होती है भाई। किसके होती है इसमें, क्योंकि देखिए इरिवर्सिबल तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी हुआ है, बचा कौन, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट किसमें, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा ये जो कंडीशन होती है जो रिवर्सिबल की होती है वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करती है, इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है, ठीक है भाई। किसको फॉलो करेगी, इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगी। तो जैसे कि हमारे पास आपने किसी ए के साथ बी को मिला दिया तो आपके पास क्या मिल जाएगा, C प्लस डी। तो यहाँ से ये कहता है कि अगर वो C से D बन रहा तो D और C के मिलने से और B भी बन सकता है। हो जाएगा भाई, कर लोगे या नहीं। अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन आएगी कि इक्विलिब्रियम है क्या, किस तरह से है। अब बेटा टाइम के साथ इन दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी, मान लीजिए एक बार ऐसा होता है, और टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर वापस से अगर ये एरो लग रहा है तो टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इनकी बढ़ जाएगी। तो इनका हम उस चीज़ को बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट। अभी रेट है क्या आखिरकार, ये रेट क्या है। अभी मैंने आपको जो एक कंडीशन बताई थी ना कि आटे से आप रोटी बना रहे हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हमारे पास, आटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि टाइम के साथ की साथ, क्योंकि देखो टाइम का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर, टाइम के साथ की साथ जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उतना रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट में। समझ में आ रही बात है। तो टाइम के साथ क्या हुआ कि एक चीज की अमाउंट कम होती चली गई, हम उस चीज को बोल रहे हैं कंसंट्रेशन। क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ में आई बात। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन। अब हमारे पास क्या है कि टाइम, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रेट तो आपने बता दी कि चेंज इन कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हो कि मान लीजिए कि मेरे को इसकी कंसंट्रेशन दिखानी, तो आप दिखाओगे ए और ये यहाँ पर इस तरह का साइन का यूज करोगे। विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पर बेटा आप डेल्टा टाइम का यूज करते हो या फिर, ठीक है, और यहाँ पर एक डी भी हम करते हो, वो आपका 12th क्लास में आती है, इंस्टेंट और एवरेज रेट के बारे में आती है। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास कंडीशन रहती है, ये बताता अपने को रेट के बारे में। समझ में आ रही बातें। तो ये रेट के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी प्रकार से प्रोडक्ट का हो जाएगा। अब आप एक बात देख पा रहे हो कि बेटा जितना ये चीज इसमें कन्वर्ट हो रही तो वापस ही इसमें आ रही है। तो मैं इसका ग्राफ बना के देखता हूं कैसे आएगा। देखिए यहां पर हमारे पास रेट है, रेट का किसके साथ रिलेशन है बेटा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। किसके साथ, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ। तो मैं यहां पर कंसंट्रेशन लिख लूं या नहीं लिख लूं, तो कंसंट्रेशन यहां पर क्या, टाइम। मैं नीचे लिखता हूं किस चीज की, हम एक फॉरवर्ड की और एक बैकवर्ड की बात करते हैं, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम कि हमारे पास जब टाइम 0 था तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी थी, टाइम 0 था रिएक्टेंट की। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं, आपने रोटी बनाना स्टार्ट नहीं किया तो रिएक्टेंट ज्यादा, तो टाइम 0 मैं यहां पर एक रिएक्टेंट का पॉइंट मानता हूं। ठीक हो जाएगा। टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होता है,
तो यहाँ पर मैं रिएक्टेंट की बात कर लेता हूँ, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट हो गया कम बेटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टाइम जब 0 था तो प्रोडक्ट बिल्कुल 0 था। तो जैसे टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। समझ में नहीं पाते? ये जो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम पर देखिए कंसंट्रेशन क्या होगी, बिल्कुल बीच में आ रही है, रेट क्या आ रही है, बिल्कुल बीच में आ रही है। इसका मतलब ये तो आपने रिएक्टेंट के लिए लिख दिया, रिएक्टेंट से क्या बनता, प्रोडक्ट। तो मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये कौन सी है, फॉरवर्ड है, और ये कौन सी है, बैकवर्ड है। समझ पा रहे हो? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड क्या कहलाया, इक्विलिब्रियम कहलाया। तो ये ग्राफ समझ में आया? तो आपने क्या देखा कि जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो जो ग्राफ आ रहा है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सेम आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। देखिए हमने यही कहा ना, इनकी कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए, इसके। तो यहां से यही हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये किसकी है, प्रोडक्ट की, ये किसकी है, रिएक्टेंट की। ये बढ़ रही है और ये घट रही है, बट एक टाइम ऐसा आएगा दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये अपने पास कहलाएगा रेट और इक्विलिब्रियम आ जाएगा हमारे पास। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा बेटा। अब एक एग्जांपल और दे रखा बुक में, काफी अच्छा एग्जांपल हमारे पास मिलता है आगे। ऊपर वाली घट रही है ना? हाँ, ये नहीं, टाइम के साथ एक बार तो घटे ही रही है, बट बेटा यहां से देखिए ये सब टाइम के साथ ये कम तो हो ही रहा है, बट ये बन रहा है, तो बनने के बाद ये वापस भी तो बन रहा है। तो इसका मतलब बीच में जो पॉइंट आया वो इक्विलिब्रियम कहलाया। तो यहाँ पर भी तो वही है, एक बार तो कम होना, फिर कांस्टेंट चलना। कांस्टेंट का मतलब क्या, यहाँ से क्या, प्रोडक्ट एक बार तो बनना, फिर कांस्टेंट आ जाना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। नहीं समझे? आ रहा है कुछ कुछ समझ में? तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है भाई कि आप इसमें बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर हमने 2-3 डेफिनेशन लिख रखी है, आप इनमें से जो भी याद रखना चाहो रख लेना। जैसे कि द स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। एक और है, द स्टेट इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रेशर, डेंसिटी, कलर, या फिर जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर नोटिसेबल चेंज विद किसके अकॉर्डिंग बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग। बात वही है कि अगर कोई चेंज नहीं आता है तो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई डाउट हो तो बताओ, कर लोगे? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। देखो पहली बात, अगर बेटा आपने कंटेनर ओपन रख दिया ना तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, एक थर्मोस होता है आपके पास, उसमें क्या होता है कि आपने गरम गरम चाय डाल दी, दूध डाल दिया, वहाँ से वेपर्स बन रहे हैं, क्लोज है, तो वेपर्स बन रहे हैं, तो वेपर से बनने के बाद वापस वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। ऐसे ही चलती रहती है साइकिल। समझ में आ रही बातें? तो वही कंडीशन होती है, अगर आपने उसको ओपन रख दिया तो क्या होता, सारे के सारे वेपर्स बाहर चले जाते हैं। समझ में आ रही बातें? तो कुछ इस तरह की कंडीशन आप बता सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि क्लोज कंटेनर होना चाहिए हमारे पास, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दी प्रॉपर्टी, हाँ बताइए, बोलिए। हम चाय बनाते हैं जब वो डोली के ऊपर पन्नी लगा देते हैं, फिर ढक्कन बंद कर देते हैं, बंद क्यों नहीं होता? किसने कहा नहीं होता? वो एक उठ जाता है वापस। फिर वो हो गया ना, वहाँ से प्रेशर क्रिएट हो गया नीचे से, क्योंकि देखिए आपने जो गर्म जो भी सब्सटेंस लिया, जो भी लिक्विड लिया, वो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। इवेपोरेट कर रहा है तो वहाँ पर उसको वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना ऊपर जाके। अब उसको तो एयर चाहिए और स्पेस चाहिए बाहर निकलने के लिए, और आप क्या कर रहे हो, उसको ऊपर से क्लोज करना चाह रहे हो। अब अगर आपको उसका जो ढक्कन है वो टाइट नहीं होगा तो भाई खुलेगा ही। टाइट लगा उसके ऊपर, अच्छे से टाइट कर उसको, खुलेगा ही नहीं। समझ में आई बात? नेक्स्ट हमारे पास कि जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, या फिर कलर है, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। भाई ये नहीं है कि टाइम के साथ बदल गए, क्योंकि देखिए अगर कलर ही बदल गया तो इसका मतलब हमारे पास रिएक्शन कैसी होगी,
इरिवर्सिबल होगी ना तो वो कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केमिकल इक्वेशन जो इक्विलिब्रियम होता है कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड, आप किसी भी साइड से अटेंड कर सकते हो। समझ में आई बात? कहना क्या चाहता है, अगर यहाँ से ए से बी बन रहा है तो बी से ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है तो सी प्लस डी से ए प्लस बी भी बन सकता है। हो जाएगा। अब एक रिएक्शन दे रखी है बेटा अपने पास, ये और देख लीजिए 2HI, यहां से अपने को क्या मिला H2 प्लस I2। अब हमने कहा कि ये किसी भी तरफ से देखी जा सकती है, तो H2 प्लस I2 क्या मिलेगा 2HI। तो बात ये भी है, ठीक है। अब इसमें क्या रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट, दोनों की बात बराबर की है। अब ये जो कंडीशन हमारे पास दिखाई दे रही है वो ये कि आप इसको कैसे चेकआउट करते हो, तो इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो चेक करते हैं भाई कैसी है। देखिए हमारे पास कंडीशन में कुछ ऐसे, हम कंसंट्रेशन लेते हैं टाइम के साथ किस चीज़ की बढ़ रही है किसकी कम हो रही है। अगर आप इनकी बात करो बेटा, इस रिएक्शन की बात करो, तो H2 और I2 टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। बट एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम भी आएगा और ये चीज़ क्या कर रही है बढ़ रही है। तो आपको बुक के अंदर कैसा डायग्राम दिखेगा, H2 ये मान लिया, I2 ये हो गया। बात समझ रहे हो? जबकि HI की क्या हो रही है, तो आप कहां से दिखाओगे, जीरो से दिखाओगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो नहीं था। बताओ कोई डाउट हो तो बेटा। अभी ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे पास एक कंडीशन क्या आएगी कांस्टेंट आ जाएगी, वो अपने पास क्या कहलाएगी इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो इससे आगे का जो भी आप रीजन दिखाओगे बुक के अकॉर्डिंग तो क्या कहलाएगा, आगे जो भी चलता रहेगा कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप जरूर ये दिखाना बेटा, यही रिप्रेजेंटेशन देते हैं और है क्या। तो ये किसके लिए अपने पास H2 के लिए, ये किसके लिए I2 के लिए, ये किसके लिए HI के लिए। बताओ भाई। 2 नहीं आएगा, 2 ऐसा ही। अरे लिख लियो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। फिर ऊपर ये किसके साथ है, टाइम के साथ। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, कंसंट्रेशन, ये क्या है टाइम। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई, कोई डाउट? यहाँ पर भी वही है ना, सेम ही था हमारे पास, ये भी बात वही है, कर लोगे या नहीं? बताओ भाई, कोई डाउट हो तो। ठीक है, ये डायनेमिक रहता मीन सेम स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में।